बहुत ही तेजी से भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। क्या यहीं से राहुल गांधी की एक नई राजनीति की शुरुआत होती है? ध्यान अगर देना शुरू कीजिएगा तो आपको एक के बाद एक तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स फेल नजर आएंगे। वो एजुकेशन नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हो सकता है, वो एमएसएमई का मिनिस्टर भी हो सकता है, वो इस देश के भीतर पर्यावरण मंत्री भी हो सकता है। लेकिन एक चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का। और इस वक्त विपक्ष में कमोवेश जब छत्रप चुनाव हार गए, उस खेल से बाहर हो गए जिस खेल के आश्रय अभी तक वह एक अपनी छत्रप की राजनीति को साध रहे थे, वो जब खत्म हो गया तो एक चेहरा बचा राहुल गांधी का। और इस पूरी प्रक्रिया में कर्नाटक के भीतर जो सत्ता हस्तांतरण या सत्ता परिवर्तन या फिर जो कहें ट्रांसफर ऑफ पावर कांग्रेस के भीतर हुआ, वो इतनी खामोशी के साथ हो गया कि जिस दौर में भारत की राजनीति हंगामा खड़ा करती है, एक झटके में कर्नाटक ने सारी चीजों को धराशायी कर दिया। तो क्या ये 2029 की उस राजनीतिक लकीर को खींचने की शुरुआत है जो राहुल गांधी खींच रहे हैं? और कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रम या कांग्रेस के भीतर जो बदलाव की परिस्थिति है और जो संगठन को एकजुट करते हुए युवाओं के आश्रय संघर्ष को पैदा करने की परिस्थिति है, और संघर्ष के आश्रय इस देश के युवाओं को ही आगे लाने की जो सोच है, वह कांग्रेस की राजनीति से बिल्कुल हटकर है। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में है उसके प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर अपनी जाति को बताते हुए और उस जाति को लेकर राजनीति को गोलबंद करने से वह चूकते नहीं है। क्या यहीं से राहुल गांधी की एक नई राजनीति की शुरुआत होती है? वो बैठकर संवाद बना रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ। वो जानते हैं आने वाले वक्त में जो क्राइसिस होगा उसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाला ऑटो तो बंद हो जाएगा, बैटरी वाला ऑटो बचा रहेगा, इलेक्ट्रिक वाला ऑटो बचा रहेगा, लेकिन इसके बाद जो सफर महंगा होगा उसमें उनके सामने संकट होगा। और इस देश में हर तबके के सामने संकट हो सकता है। यह इससे पहले किसानों को लेकर बातचीत हो, मजदूरों को लेकर बातचीत हो, राज मजदूरों को लेकर बातचीत की गई हो। इस देश के भीतर अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ राहुल गांधी ने एक संवाद बनाया। दरअसल इस देश की आर्थिक परिस्थितियां जब डामाडोल हो रही है और आने वाले वक्त में उसको संभालने की स्थिति में सरकार कितनी होगी या नहीं होगी, उसके उदाहरण जब अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस से जूझते हुए खुद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कह आए हों कि दरअसल अब जो गरीबी होगी, जो महंगाई होगी, उससे निपटना मुश्किल होगा। और इसका जिक्र वो नीदरलैंड तक में करके आ गए, नॉर्वे में कर आ गए। उस क्राइसिस का जिक्र तो भारत उसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाला है। और उस परिस्थिति में इस देश को एक बेहतरीन गवर्नेंस चाहिए होगी। तो जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ऑटो चालकों से जो चर्चा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किस वक्त कर रहे हैं। वो उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट सरकार को झाड़ लगा रहा है, ये कहकर आपने किया क्या। नीट की परीक्षा को लेकर इससे पहले भी हमारे सामने सवाल आए थे, हमने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, आपने किया क्या। और पहली बार परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय सक्रिय हो गया, पहली बार पीएमओ सक्रिय हो गया, विपक्ष में ममता बनर्जी सक्रिय है कि इंडिया की बैठक हो जाए। केरल की राजनीति में वामपंथी सक्रिय हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी को ईडी का जो छापा पड़ा उसमें निशाने पर राहुल गांधी को ले दें, यह जानते समझते हुए कि ईडी ने 50 घंटे तक राहुल गांधी से 5 दिनों लगातार पूछताछ की, बावजूद इसके कोई सबूत दे नहीं पाई। जिसमें इस देश की बढ़ती हुई हलचल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसके पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा धूमिल हुआ, एक झटके में पूरी पार्टी ढहढहाकर गिर जाएगी। वो जानते हैं, हर कोई जानता है कि वो चुनाव अब अपने बूते नहीं जीतते हैं, बल्कि वो पहले से या तो तय हो जाता है कौन जीतेगा, किसे टिकट मिलेगा, और इसके बाद यह भी तय हो जाता है कि उसकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। वो बीजेपी के नए नए नवेले मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी पार्टियों से आकर बुने हुए मुख्यमंत्री हों। अगर ये चीजें ढह गई तो क्या बचेगा। और ये अच्छी बात है कि इस दौर में देश के भीतर की राजनीति उस उबाल पर पहुंची गई जहां पर पहली बार हर विपक्ष ने यह महसूस किया दरअसल चुनाव एक पूरी प्रक्रिया कहीं फेक तो नहीं हो गई। इसके ठीक उलट राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, सत्ता आप ही बदल सकते हैं, इस देश की व्यवस्था आप ही बदल सकते हैं, चुनाव के जरिए नहीं बदल सकते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा तंत्र सत्ता के हाथ में है। तब यह सवाल बड़ा हो गया, अब अगले बरस जिन राज्यों में चुनाव होने, अगर ध्यान दीजिए तो फरवरी मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश परीक्षा किसकी है? अखिलेश यादव की परीक्षा है, योगी की परीक्षा है। उत्तराखंड परीक्षा किसकी है?
बीजेपी सत्ता में है, पंजाब में परीक्षा किसकी है? केजरीवाल की बड़ी परीक्षा, और यहां पर कहीं परीक्षा कांग्रेस की भी है, क्योंकि बीजेपी यहां दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है, वो चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर है। उनके ऊपर तो अकालीस भी मौजूद है। तो पंजाब की परिस्थिति क्या कांग्रेस अपने अनुकूल कर लेगी, और इसके लिए वो अपने किसी नए बड़े नेता को थोपेगी, या वहीं के मुद्दों को, वहीं के लोगों के आश्रय उन मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, जिसमें किसान के मुद्दे भी हैं और युवाओं के मुद्दे भी हैं। मणिपुर के चुनाव होने हैं, गोवा के चुनाव होने हैं, नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होने हैं, और 2028 के शुरू में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मई के महीने में कर्नाटक के चुनाव होने हैं। उसी कर्नाटक के चुनाव होने हैं जिसमें 2028 के मई में, यानी 2 साल का वक्त अभी बचा हुआ है। इन 2 वर्षों में जो नया नेतृत्व होगा, नया मंत्रिमंडल होगा, वह नए सिरे से नई जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, और कोई उलझन होनी नहीं चाहिए। क्या इसको राहुल गांधी ने कर्नाटक के भीतर जिस सरलता के साथ सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को निभा दिया गया, उसमें दिल्ली में वो ऑटो वालों के पास उस वक्त बैठे हैं जब दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक राजनीति गर्म है। क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी तत्काल की नहीं है, बल्कि ये 2018 के बाद से धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिस डबल इंजन का नारा दिया गया वह भी फेल हो गई। डबल इंजन की सरकारें बीजेपी की अलग अलग राज्यों में जीडीपी से लेकर बेरोजगारी तक के भीतर समाती चली गई, जो नीचे चला गया। इस दौर में युवा या कहें जेनजी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। इस देश में कॉरपोरेट की लूट कैसे हुई और सत्ता ने वो लूट करने में कैसे भागीदारी की, वह भी सामने आ गया। हर जगह बिना पैसे के काम होगा नहीं, यह मैसेज जाने लगा। करप्शन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के तौर पर इस देश ने देखना शुरू कर दिया। बीजेपी की अपनी प्रयोगशाला जो गुजरात से खड़ी हुई, मध्य प्रदेश पहुंची और उसके बाद उत्तर प्रदेश गई है, और अब वो पश्चिम बंगाल में खुद को खड़ा करना चाहती है। तब नया सवाल यह है कि अब बीजेपी के पास वो तमाम राज्य हैं, बावजूद इसके वह इस देश के भीतर नफरत की लकीर क्यों खींच रही है, जातियों के नाम पर संघर्ष की परिस्थिति क्यों पैदा की जा रही है। और इन सवालों का जवाब सत्ता पाने के बाद आपके पास कोई विजन है या नहीं है, पहली बार वह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 2027 और 28 के विधानसभा चुनाव के बाद जो 2029 की लकीर है, उसका मैसेज इस देश के भीतर एक बार फिर आपको 80 के दशक से पहले की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर ही देगा। जो इस देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने किए, उससे पूर्व की परिस्थिति जो एक सोशलिज्म की थी, और उस सोशलिज्म के आश्रय इस देश में सस्ता एजुकेशन था, ठोस एजुकेशन था, इंटेलेक्चुअलिटी की एक पहुंच और पकड़ थी, समाज के भीतर एक प्रतिस्पर्धा थी। और इसके बाद के रिफॉर्म ने सिर्फ प्रॉफिट और मुनाफा देखते हुए छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, छिटपुट अखबार से लेकर बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस, और इस देश के भीतर निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक के जो नौकरशाही थी, सभी भ्रष्ट होती हुई दिखाई देने लग गई। इसीलिए गाहे बगाहे राहुल गांधी कह ही देते हैं, सत्ता में आया तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। यह मैसेज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है, या मौजूदा वक्त में सत्ता के सामने जो अंधेरा है, उस अंधेरे को उजियारे में तब्दील करने का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।